हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम राजनयिक व्यवहार के विकास में कौटिल्य के योगदान को समझने का प्रयास करेंगे। आप सब कौटिल्य के नाम से भलीभांति परिचित हैं। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और इतिहास में वो चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के वे परामर्शदाता और राजगुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से ही उन्होंने भारत को एक अखंड भारत बनाने का प्रयास किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को शासन संबंधी परामर्श देने के लिए ही, उसका पथ प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें राज्य के संचालन से संबंधित सभी प्रकार की विधाओं का समावेश किया गया है। इस पुस्तक में जो है यथार्थवादी राजनीति है, उसका प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है। इस पुस्तक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसको राजनीति विज्ञान की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक माना जा सकता है। ये पुस्तक व्यवहारिक राजनीति पर आधारित है और इसमें राज्य व्यवस्था के संचालन संबंधी परामर्श दिए गए हैं और इन परामर्शों से ही जो चंद्रगुप्त है वो देश को एक केंद्रीकृत शासन देने में सफल हुआ था। कौटिल्य के देन जो है राजनीति के क्षेत्र में, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कौटिल्य को प्राचीन भारतीय राजनीति का जनक माना जाता है। उस समय का जो राजनीति था वो व्यवस्थित एवं स्थापित राजनीति था, क्योंकि प्राचीन भारत में राजनीति के जो नियम प्रयोग किए जाते थे उन नियमों का हम आज भी साधारण परिवर्तन करके उनको आज भी हम प्रयोग में ला रहे हैं। तो उस समय का राजनीति था वो विकसित था, व्यवस्थित था। राजनीति के क्षेत्र में कौटिल्य को यथार्थवाद का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने राज्य के संबंधों के जो आधार था वो शक्ति को बताया था। उन्होंने कहा था कि राज्यों के मध्य संबंध राष्ट्रों के मध्य शक्ति संघर्ष के रूप में है। तो यही बात जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवादी विचारक है हंस जे मार्गेंथौ, वो भी यही कहते हैं। तो इसी आधार पर, उनके इन्हीं नीतियों के आधार पर कौटिल्य मार्गेंथौ के यथार्थवादी स्कूल की स्थापना करने वालों के पितामह भी कहे जाते हैं। राजनीति से जो राजनीति का संचालन होता था वो राजा के द्वारा राजदूतों के माध्यम से करवाया जाता था। कौटिल्य ने राजनीति के उपयोग के 7 तत्व बताए थे, 7 प्रकृतियां बताई थी: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। और राजा इन सब का केंद्र था। इनमें इनकी शक्ति थी वो सर्वोच्च थी। तो कौटिल्य राज्य को शक्तिशाली बनाए रखना चाहता था। कौटिल्य एक उच्च कोटि के राष्ट्रवादी थे और इस कारण वो एक अखंड भारत को बनाना चाहते थे और अखंड भारत के आधार पर वो एक ऐसा शासन स्थापित करना चाहते थे, एक ऐसा शक्तिशाली राजतंत्र स्थापित करना चाहते थे जिसका मूल केंद्र राजा था। उनकी ये मान्यता थी कि राजा के गुण दोषों पर ही राज्य की उन्नति और पतन निर्भर करता है। विदेश नीति का मूल उद्देश्य भी राजा द्वारा सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करके अपने शत्रु को उस शक्ति से वंचित करना होता है। कौटिल्य का कहना है कि राजा को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे उसके खुद के हितों का संवर्धन हो और शत्रुओं की हानि हो। राजा को कभी भी अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। युद्ध में नैतिकता के विषय में कौटिल्य कहते हैं कि युद्ध का केवल एक विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। जब शांति के सभी उपाय कार्य ना करें, असफल हो जाए, उस समय युद्ध को एक विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध तो हमेशा विनाश का कारण ही होता है। इसमें जन और धन की अपार हानि होती है। तो जहाँ तक हो शांति के उपाय करने चाहिए और अंतिम अस्त्र के रूप में युद्ध का उपयोग किया जाना चाहिए। युद्ध के 3 प्रकार बताए हैं उन्होंने: धर्म युद्ध, कूट युद्ध और तुष्णीय युद्ध। नैतिकता के संबंध में भी उनका यही विचार है कि नैतिकता को केवल उस सीमा तक ही अपनाया जाना चाहिए जहाँ तक वो राज्य के राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में सिद्ध हो। जहाँ धर्म और नैतिकता इस उद्देश्य के रास्ते में आते हैं, बाधा पहुँचाते हैं, वहाँ उनको त्याग देना चाहिए।
वो नैतिकता को सैद्धांतिक दृष्टि से मूल्यवान मानते हुए भी व्यवहारिक दृष्टि से उसके अनुपयोगी होने के कारण उसको त्याग योग्य मानते हैं। राजने के लिए राजदूतों की आवश्यकता एवं महत्व हर एक युग में रहा है, क्योंकि राज्य के पारस्परिक संबंधों का जो निर्धारण है वो राजदूतों के आधार पर होता था। राजदूतों के मुख से जो वाणियाँ निकलती थी, जो वचन निकले जाते थे, उसके आधार पर ही देशों में परस्पर जो उनके संबंध थे वो संचालित होते थे। तो राजदूत जो है वो विदेशों के साथ संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या देश की बाह्य नीति के संचालन में इनका विशेष महत्व या योगदान इनका रहा था और इनकी आवश्यकता हमेशा से रही थी। राजदूतों की आवश्यकता बताते हुए वो उनके प्रकार भी बताते हैं कि जो दूत हैं वो 3 श्रेणी के हो सकते हैं। निश्रेष्टार्थ, ऐसा दूत जिसमें अमात्य के सब गुण विद्यमान हो और जो अमात्य की स्थिति भी रखता हो, किसी दूसरे देश से संधि आदि करने के उसके पास पूर्ण अधिकार होने चाहिए। दूसरा, परिमितार्थ, ऐसा जिसमें अमात्य के लिए आवश्यक गुणों का 3/4 भाग हो और ये दूत केवल निश्चित मामले में ही समझौता कर सकता है। केवल जिसका अधिकारी से दिया जाए उससे संबंधित ही ये समझौता या संधि कर सकता है। तो ऐसा जो दूत था वो परिमितार्थ था। शासनहार, ऐसा दूत जिसमें अमात्य की योग्यता की आधी योग्यता हो और ये केवल संदेशों के आदान प्रदान का कार्य करता था। दूतों के लिए कुछ योग्यताएं भी बताई हैं। कौटिल्य कहते हैं कि दूतों की नियुक्ति में उसका नैतिक चरित्र और उसका व्यक्तित्व होता है वो महत्वपूर्ण होता है। दूत को साहसी, निर्भीक, अहंकार रहित व्यवहार वाला और दुर्व्यसनों से दूर रहने वाला होना चाहिए। दूत में परिस्थितियों को पहचानने की क्षमता, सामने वाले व्यक्ति के मनोभावों को जानने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। कौटिल्य ये भी कहते हैं कि जहाँ तक संभव हो अपने ही राज्य के नागरिकों के दूत के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। दूतों के आचरण के संबंध में भी उनका कहना है कि दूत को दूसरे राज्यों में बड़े वैभवपूर्ण तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि दूत किसी भी राज्य का उस राज्य में प्रतिनिधित्व करता है। तो दूत को इसके साथ ही वो कुछ आचरण के नियम भी बताते हैं कि जब दूत दूसरे राज्य में प्रवेश करे तो उससे पहले उस राजा की आज्ञा ले और फिर एक जुलूस के साथ उसको राजा के समक्ष जाना चाहिए। उसका आसन राजा के समीप होना चाहिए। इसके साथ ही वो दूत को कुछ निषेधाज्ञाएं भी देता है, कुछ कार्यों को करने की मनाही भी करता है। जैसे दूत को दूसरे राज्य में मिलने वाले आतिथ्य की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, उसको वहाँ प्रसन्नता व्यक्त नहीं करनी चाहिए, अपने बल का प्रदर्शन करना नहीं चाहिए और गलत जो है व्यवहार, परस्त्री गमन इत्यादि करने से उसको बचना चाहिए। इसके साथ ही दूतों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं उन्होंने, क्योंकि राजदूत का मूल कार्य तो राज्यों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखना था। तो कौटिल्य भी कहते हैं कि 2 प्रकार के कार्य करते हैं, शांतिकालीन कार्य और संकटकालीन कार्य। शांतिकालीन कार्यों में शांति स्थापित करने के लिए शत्रु राज्य के वन रक्षकों, सीमा रक्षकों और नगर के लोगों से संबंध स्थापित करना, सेनाओं के ठहरने योग्य युद्ध भूमि और अवसर आने पर अपनी सेना को भाग सकने योग्य स्थान का और रस्तों का पता लगाना, और इसके साथ ही शत्रु राजा के दुर्ग, उसके राज्य की सीमाओं, उसकी आमदनी के स्रोत, पर राष्ट्र के साथ उसके संबंधों, वहाँ के गुप्त भेदों इत्यादि का पता लगाना भी दूत के शांतिकालीन कार्यों में सम्मिलित है। संकटकालीन कार्य, यदि शांति के सभी जो उपाय हैं वो असफल हो जाएं और शत्रु राजा आक्रमण की तैयारी में लग जाएं, तो अंतिम अस्त्र के रूप में जो दूत को वहाँ की जनता को राजा के विरुद्ध भड़का देना चाहिए, उसको राज्य में फूट, मतभेद और क्रांति करवाने का प्रयास करना चाहिए। और कौटिल्य तो यहाँ तक कहते हैं कि दूत को वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनको प्रलोभन दे करके वो राज्य छोड़ देने के लिए भी तैयार करना चाहिए, जिससे वो राज्य है वो बिल्कुल निर्बल हो जाए। इस प्रकार दूतों के वो बड़े महत्वपूर्ण कार्य बताता है, जिसके आधार पर किसी भी देश की जो विजय या पराजय निर्भर करती है। दूतों के विशेषाधिकार वो बताते हैं कि दूत के जीवन को और उसके व्यक्तित्व को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। उनके जीवन की उन्मुक्ति उनको दी गई थी, उनको अवध्य माना गया था। दूसरा,
दूसरी बात वो कहते हैं कि यदि दूत के किसी संदेश देने पर शत्रु राजा नाराज हो जाए तो दूत को उस राजा को ये याद देना चाहिए कि वो जो संदेश दे रहा है वो उसके स्वामी का है। दूत तो केवल उस राजा का प्रतिनिधि है, अतः अप्रिय संदेश देने और अपने कर्तव्य की पूर्ति करने के कारण उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रकार उस काल में भी राजदूत की जो स्थिति थी पवित्र थी, निर्दोष थी, संदेशवाहक की थी और उसको अवध्यता का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त था। दूतों पर निगाह रखने के लिए, दूतों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए कौटिल्य गुप्तचरों को भी महत्वपूर्ण मानता है। वो कहता है कि दूसरे राज्यों में दूतों की गतिविधियों को जानने के लिए और दूसरे राज्य की नीतियों को और कार्यों को निरंतर अद्यतन रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत जरूरी है। दो प्रकार के गुप्तचर बताता है वो, एक ही स्थान पर रहने वाले स्थिर गुप्तचर और दूसरे घूम घूम कर जो जासूसी करने वाले भ्रमणशील गुप्तचर। इस प्रकार वो दूत जो गुप्तचर हैं, जासूस हैं, उनका भी राजने में बड़ा महत्व बताता है। इसके साथ ही कौटिल्य ने संधि को बड़ा महत्व दिया है। जो षाडगुण नीति है उसमें उन्होंने संधि को प्रथम स्थान देकर के उसके महत्व को रेखांकित किया है, उसके महत्व को प्रदर्शित किया है। संधियों का आधार मंडल सिद्धांत था, जिसमें पड़ोसी राज्य पड़ोसी के साथ किस प्रकार की उसके संबंध है, शत्रुता है या मित्रता है, इसके आधार पर व्यवहार किया जाता था। कौटिल्य प्रत्येक संधि को महत्वपूर्ण और अनुलंघनीय मानता था और इसके साथ ही वो संधियों की पवित्रता हेतु शपथ की प्रक्रिया है उसको भी महत्वपूर्ण मानता था। कौटिल्य 15 प्रकार की संधियों का उल्लेख करता है और कौटिल्य ये कहता है कि संधि का पालन तभी तक किया जाना चाहिए जब तक कि वो उस राज्य के हित में हो, उसके पश्चात उसका उल्लंघन माननीय है। इसके साथ ही कौटिल्य हारे हुए राजा को अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए भी संधि उल्लंघन की छूट देता है। इस प्रकार हम देखते हैं, जो हमने अब तक कौटिल्य के विचार देखे उससे हमारे सामने ये स्पष्ट होता है कि कौटिल्य पक्का भौतिकवादी था और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो नैतिकता के त्याग को भी सही मानता था। कौटिल्य वह प्रथम विचारक था जिसने राजने का एक क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया है, विवेचन किया है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राजने संबंधी विचारों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में राजने का संपूर्ण विवेचन करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौटिल्य ही था।